रंग देखिए सुमित, इलेक्शन के रंग हैं इतने सारे। नमस्कार, एनडीटीवी के नेटवर्क के सभी चैनलों पर हमारे दर्शकों का स्वागत है। जय महाकाल, आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है। मोदी की गारंटी तो हो गई, लेकिन अब आपको मोदी को गारंटी देनी है कि 29 में से 29। निश्चित रूप से, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है। वैसे भी हमारे प्रदेश में 2014 में हम 27 जीते थे, 2019 में गुना हम जीते थे। अब माननीय श्रीमान सिंधिया जी भी हमारे साथ आ गए, तो स्वाभाविक रूप से 28 हो चुकी है। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल पहुंच गया है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, और मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करता हूं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी को, जो इंदौर से 8 बार की सांसद भी रही हैं। आप व्यासपीठ पर भी बैठी हैं और जो देश की संसद को भी चलाया है, तो क्या कुछ अनुभव यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ आया, और वहाँ देश की संसद को चलाने में कैसा अनुभव रहा, अगर थोड़े में समेट पाए आप? एक बात मैंने जीवन में काम करते करते सीखी कि गुस्से से कुछ नहीं होता है। आप सौम्यता से बात करो तो सामने वाला भी आपकी बात सुनता है। पर मोदी जी तो कहते हैं पार्टी में इकलौती आप ही हैं जो उनको डांट सकती हैं। देखो, डांटना भी तो सौम्यता से भी डांटना हो सकता है। तो कभी मोदी जी को डांटा आपने वैसे? वो तो यूं ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगी, जब हम आपस में बात करने बैठते थे तो मैं ज़रूर कई प्रश्न उनको कि आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए, ये बोलने की हिम्मत और होना भी चाहिए। पटना पहुंच चुका है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का काफिला, और आज हमारे साथ इस पटना शहर के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं यहाँ पर खास मेहमान। आप रेस में काफी आगे दौड़ गए, तो इसमें हम क्या करें? हम क्या करें? राम की कृपा हो गई रामलला के वकील पर। रामलला तो मेरे साथ ही है, लेकिन मैं क्या करूं? पार्टी के लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है आपके खिलाफ? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं करूंगा, बहुत सर्वे हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हर सर्वे में मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा माना गया है। अगर कुछ लोग नाराज हैं, अगर हैं, तो मैं जाके उनसे मिलूंगा। वो भी हमारे हैं ना, वो भी हमारे हैं और मैं उनका हूं। सर, यहाँ पे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं सारे, मतलब आप लोग मेहनत करके आ जाते हैं, बट वो डिलेड रहते हैं। जी रविशंकर जी, देखो, बहुत सही सवाल आपने किया। एक तो बिहार में आप जानते हो पॉलिटिकल सिचुएशन, कभी इधर कभी उधर। मैं लड़ता रहता हूं, काम कराता रहता हूं। अब आज मुझे खुशी है, नीतीश बाबू ने कहा है कि अब मैं कभी नहीं मोदी जी से अलग जाऊंगा। अच्छी बात है, और उन्होंने भी स्वीकार किया। और मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। काफिला गोरखपुर तक पहुंच चुका है। क्यों आपको चुनना चाहिए गोरखपुर की जनता को? निस्वार्थ सेवा, पहला सांसद हूं भारत का जो अपना रोजगार, फिल्म की शूटिंग यहाँ पर शुरू कर दिया। 5 साल में 150 फिल्मों की शूटिंग। यहाँ पर आप क्रूज देख रहे हैं, जहाँ पर यहाँ लाशें बहती थी वहाँ अब क्रूज चल रहे हैं। आपको गोवा, नैनीताल नहीं जाना। ये लोग क्या लेवल पे बात करेंगे? ये अनगिनत निरंतर देश को, राष्ट्र सर्वोपरि को लेके चलने वाली सोच ये लोग में, ये लड़कों में कहां से आएगी? ये लोग आधे से अभी थक जाएंगे। यहाँ 2 महीने से रगड़ गए हैं बाबू, रगड़ गए हैं। देखिए, जब जब चुनाव का मामला होता है तब रंग अपने आप आता है, तब गर्मा गर्मी भी बढ़ती है। लेकिन मजा तभी है जब आपके चेहरों पर स्माइल होगी, तालियां होंगी और रंग होगा। रंग तो आप देख ही रहे हैं, हमारे ट्रक पर है।
इलेक्शन के रंग हैं इतने सारे। कोई रंग छूटा नहीं आपके हाँ। ट्रक पे। और इस परफॉर्मेंस के बाद अब पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बारी। असली रंग तो उसी का है। ये हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें, जैसे अगर आप मुझे देखें तो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मेरी लीडरशिप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। कितनी डेमोक्रेसी है ये तो प्रवीण भाई दिल पे हाथ रख के बताएंगे। जब विश्वास न हो, उन्हें पता है कि 10 साल में तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चांदनी चौक जहां हम बैठे हैं वहां हर्षवर्धन जी 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो मेरे बड़ा करीब रहे, लेकिन इस चांदनी चौक हल्के में वो नहीं दिख पाए। सभी पॉलिटिक्स पार्टियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इजाजत लेते हुए परवीन जी और हारून भाई से, कि नफरत मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन मुझे लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं कि नफरतों का ये असर देखो अब जानवरों में भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे देखकर ये हैरान रह गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मंदिरों में गए तो पंडित दिखे, मस्जिदों में मुसलमान दिखे, लेकिन शाम को माफ करना जब मैं खाने गए तो वहां सब इंसान दिखे। ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा अंदाज जमाने को खलता है क्योंकि मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, ये सबकी आवाज है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल और हरे में मत बांटो, बस मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। फिलहाल हम भरतपुर में हैं। लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत और साथ में कठपुतली नाच, लेकिन क्या ये राजनीति से अलग होते हैं? ये आ गई आपके सामने राजस्थान से चलकर अनारकली और राम राम सा। हाँ भाई, हो ताड़ ओ ताड़ ओ ताड़ गयर गयर में राम है, ताड़ गयर गयर में राम, साइकिल पंचर कर जायो, अरे रे 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 मोटर पड़ी र घर राम, जयपुर जा बाहर कोनी ओ मारो मसी मसी दूध के पेट पूरा डाइना बुला जा रे, अरे रे रे रे। और अब चर्चा की बारी है राजनीति की, चुनावों की। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन्हें वो काम करे हैं, जो पिछली कड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, हमारा गरीब से गरीब के व्यक्ति के लिए जो काम किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री योजना द्वारा उनको मकान बनाना, हमारे गरीब बहनों के लिए इज्जत घर बनाना और किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपये प्रति साल देना। देखो, मेरे मुद्दे तो सबसे पहले ये है कि अपने यहाँ पे क्षेत्र में मेन तो शिक्षा नहीं है, चिकित्सा के मामले में पिछड़ा हुआ है। अपना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि 10 सालों से सरकार रही है, काम आज तक हुए नहीं है। आम जन परेशान है, मजदूर, किसान, सब लोग परेशान हैं। चुनावों में लोकगीत, लोक संगीत, कलाकारों का जुड़ना, उसको किस तरह से देखते? ये तो हमारे यहाँ की पहचान है कि राजस्थान में सबसे बढ़िया डांस इसी को माना जाता है और ये हमारी परंपरा है। इसको तो बिल्कुल, तो चलिए इसी परंपरा को हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य जो इलेक्शन कार्निवल पर अब आप देख सकते हैं। और बहुत शुक्रिया। उज्जैन में हो और महाकाल की बात ना हो, ये संभव नहीं है। तो हमारे साथ बेहद खास यहाँ पर महाकाल जो भस्म रमैया भक्त मंडली है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उनके साथियों को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूंगी अपनी एक विशेष प्रस्तुति के लिए। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है
कि इस भक्त मंडली के लिए जो भस्म रमैया टीम है, इनका तालियों के साथ एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बार मैं सभी से गुजारिश करूंगी जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर। हम गंगा किनारे हैं, आस्था के इस शहर में हैं, इसीलिए शुरुआत करते हैं इस इलेक्शन कार्निवल का आस्था के कुछ रंगों से। हम आस्था की नगरी में हैं, हरिद्वार में हैं। सुधीर शर्मा जी, ये दोनों यहाँ के लोकल हीरोज हैं। जी, क्या भूमिका रहती है इनकी? ये दोनों बच्चे यहाँ अभी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थापित हुई, रामलला की मूर्ति स्थापित हुई, तो तब एक बहुत बड़ी भव्य राम रथ यात्रा यहाँ निकली थी, जिसमें दोनों बच्चे 2 दिन तक राम रथ यात्रा में रहे और यहाँ के लाखों लोगों ने इनका स्वागत किया। कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? विचारधारा की जंग है, कोई जमीनी लड़ाई नहीं है, कोई परिवार की जंग नहीं है कि आपके दादा ने मेरे दादा को मार दिया, मैं आपके चाचा से निपटूंगा, ऐसा नहीं है। विचारों का खेल है। इसीलिए क्या आपके नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, सब छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता भ्रष्टाचारी हैं, आप उनको ले क्यों रहे हैं? आज आम जनता योगी को, मोदी को और योगी को भगवान मानने लगी है। क्यों मानने लगी है? उनके कामों से मानने लगी है। मेरठ आपकी जन्मभूमि है, आपका जन्म यहाँ हुआ, लेकिन राजनीति रास आ रही है जितने दिनों में आपने यहाँ पे समय बिताया है। अभी पहली बात तो ये कि सो कॉल्ड राजनीति जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसकी तो शुरुआत हुई नहीं है अभी। तो मेरा जनसंपर्क का काम है, वो मैं अभी कर रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं सो कॉल्ड राजनीति जिसे आप कहते हैं ना, मैं वो शायद नहीं कर पाऊंगा, मतलब क्योंकि मुझसे वो होती नहीं है। मैं तो सीधा यहाँ जनसेवा करने आया हूँ, वही करूंगा जितना हो सकेगा। क्या कह रहे हैं मेरठ की जनता को जब आप उनसे मिलते हैं, या नहीं, वो मुझे आपसे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। मैं सिर्फ उनको अभिवादन कर देता हूँ और बाकी का काम वो अपने आप कर देते हैं। NDTV का ये इलेक्शन कार्निवल ट्रक पहुंच चुका है वृंदावन। जोर से बोलो, राधे राधे। भूमि की हवा में भक्ति और संगीत रचे बसे हैं, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को, यहाँ मौजूद ऑडियंस को, इस कार्निवाल से जुड़ने वाले लोगों को कौन सा ब्रज लोकगीत आप सुनाएंगे? आपके लिए, पूरी टीम के लिए, जो आप भाग्यशाली हैं जो श्री धाम वृंदावन में पधारे हैं। वृंदावन में आना ही बहुत बड़ी बात है, और ये यहाँ के ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेना तो और बड़ी बात है। और जब वृंदावन में आप आएंगे तो क्या सुनाई देगा? बोलो ना, राधे राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी
वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ को चीला, यहाँ तो ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे, यहाँ तो ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन रास रचायो और गोपेश्वर कियो बिहार रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। हम तो ब्रजवासी हम खुद बन गए हैं यहाँ 10 साल में। तो पहले मैं ब्रजवासी हूँ क्योंकि आई एम भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ, तो मैं तो हूँ ब्रजवासी। तो ब्रज के लिए सेवा करने के लिए आई, तो मैं सेवा किया बहुत खूब अच्छे ढंग से किया। तो मुझे बहुत ही गर्व है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो यहाँ के हूँ मैं। अगर आप बाहर के मुझे सोचते हैं तो बाहर वाले और अच्छा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या अच्छा हो सकता है और क्यों नहीं हुआ, ये उनका इतना मालूम नहीं पड़ता है। तो क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं और हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम उसके मुताबिक चाहते हैं कि यहाँ पे और भी अच्छा होना चाहिए। हजारीबाग में एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल का काफिला पहुंचा। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। चुनाव में हजारों रंग होते हैं और इसी रंग में एक रंग जो है वो स्थानीय लोक कलाकारों का भी है। हमारे साथ हजारीबाग के स्थानीय लोक कलाकार मौजूद हैं जो अपनी प्रस्तुति देंगे। झारखंड के दूसरे शहर हजारीबाग के बाद जमशेदपुर पहुंचे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं हम। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आजादी की लड़ाई हम लोग लड़े। वाकर जी पूछ लीजिए, क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन का मुद्दा था, तो मेरा इतना ही कहना है कि बेहतर दिन आ गए हैं, अच्छे दिन इज वर्क इन प्रोग्रेस। दर तो तय होता है साहब, जो जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा देश की राजनीति में योगदान, लोग चंदा उस रूप में देते हैं। हमसे प्रति सांसद 3 गुना ज्यादा इनको पैसा मिला है। अब तक तो लुका छुपा के केवल ब्लैक मनी रखते थे, सारा ब्लैक मनी इनके पास रहता था। अब तो है कि मोदी जी लाए इलेक्टोरल बॉन्ड,
कमी किसी में हो सकती है, नियत में खोट नहीं हो सकती है मोदी जी का। और उन्होंने पारदर्शी तरीके से यह तय किया कि आप जो चंदा देंगे वो सरकारी रिकॉर्ड में रहेगा, ब्लैक मनी के काम नहीं चलेगा। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरे देश में एक राम लहर चल रही है और जिसका फायदा पूर्व की तरह बीजेपी को ही मिलता हुआ दिख रहा है। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। तो ये राम तो किसी पार्टी के नहीं हो सकते हैं, वो हर रग में राम है, धड़कन में राम है, कण में राम है, मेरे रोम रोम में राम है। इसलिए इसको पार्टी के हिसाब से आप नहीं देख सकते हैं। तो ये जो आपने अभी यहाँ पर कविता पाठ किया, क्या ये कविता आपने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व को सुना दी थी और इसी वजह से वो जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो वहाँ रामलला के दर्शन करने नहीं पहुँचे? नहीं, रामलला का दर्शन वो एक श्रद्धा का विषय है, वो किसी राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। ये बताइए कि तहजीबों के शहर में क्या चुनावी मौसम में तहजीबों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, रखा जाना तो चाहिए और रखा जाता भी था। हाँ। अब ये है कि हमें ये लगता है कि राजनीति में लखनऊ का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि राजनीति हमारी, हम लोग ऐसा समझते हैं कि राजनीति के मूल्य बदल गए, उनकी कदरें, उनका वैल्यू सिस्टम बदल गया। जैसे हम देखते थे यहाँ एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। अब उनकी जो भाषा थी या उनका जो संवाद था या जो उनके कहने का तरीका था या जो उनका निजी व्यवहार था लोगों से, वो अपने आप में लखनऊ को रिफ्लेक्ट करता था कि यानी वो लखनऊ के एमपी थे तो लखनऊ एक तरीके से उनकी शख्सियत में झलकता भी था। तो उस तरह से मुझे लगता है कि तहजीब जिसकी आप बात कर रही हैं वो राजनीति में ज़रूरी है, सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्रीय फलक पर भी जो एक गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें इस वक्त हम कन्नौज में हैं और मेरे पीछे कन्नौज जिसको देश की इत्र की राजधानी कहा जाता है, ये तमाम इत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, इत्र लेकर आए हैं। ये कन्नौज का बड़ा फेमस एक ब्रांड है रेडियंस परफ्यूम करके, और हमारी दरख्वास्त पे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा चल रहा है इत्र का कामकाज? आप इत्र की राजधानी के एक चेहरे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा ऑनलाइन भी काम है और लोकल में भी काम है, एक्सपोर्ट भी होता है हमारा। एक बात बताइए, ये कन्नौज को इत्र की राजधानी क्यों कहा जाता है? ये इत्र यहीं क्यों इतना मिलता है? क्योंकि यहाँ कन्नौज खुशबू से भरा हुआ है सर। ये खुशबू सियासी माहौल में रहेगी भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल, कन्नौज के सियासी माहौल में खुशबू का बहुत बड़ा योगदान है। आला लोक संगीत, आला के लोक कलाकार और आला के बड़े मशहूर सिंगर संग्राम सिंह ठाकुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनके साथ उनका पूरा ग्रुप है। सर, मंच में आपको दे रहा हूं अगले कुछ मिनटों के लिए, क्या सुनाने वाले हैं सुनाइए। स्वागत है आपका बहुत बहुत एनडीटीवी इंडिया पर। सपना दीनो प्रीतम सिंह को सुंदर माढ़िया दैया बनवाए, नीचे पाती है हाथिन किया ऊपर धर्म ध्वजा फहराए, न कोई है दह भीतर जहाँ पर डटाई पखेरु हुआ है, राजा कंस कृष्ण के बैरी सोचा मारन हेतु उपाय, हम कन्नौज के रहने वाले है संग्राम सिंह ममना। जय हो संग्राम सिंह जी, जय हो। क्या बात है संग्राम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी मंडली का। आजमगढ़ में मौजूद हैं मेरे साथ इस वक्त सिटिंग एमपी दिनेश चंद यादव साहब, निरहुआ जी। आजमगढ़ में 2019 में हम लोग आए, उसके बाद हमने किसी से नहीं पूछा कि भैया आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस बिरादरी को हो, कौन सी पार्टी के हो। कोई भी व्यक्ति आ गया और मुझे पता भी है कि ये विपक्ष में रहा, मेरे खिलाफ रहा, फिर भी अगर वो अपना काम लेके आया तो हमने काम किया क्योंकि हम यहाँ रहे। मैं
मध्य प्रदेश के खंडवा में हूँ, जो निमाड़ अंचल का केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं बेहद खास मेहमान जो दो हमारे साथ हैं उन्हें बुलाने जाऊंगी। हमारे साथ कवि गोविंद जी हैं और शायर हैं हमारे साथ सूफियान जी। आप दोनों हमारे साथ मंच पे आए और थोड़ा हमारे दर्शकों को यहाँ पर उनका मनोरंजन करें, उनको सजग करें आज के माहौल से। कि कहीं बिजली कहीं पे जल नहीं है, कहीं बिजली कहीं पे जल नहीं है, समस्याओं का कोई हल नहीं है। कहीं बिजली कहीं पे जल नहीं है, समस्याओं का कोई हल नहीं है, नहीं उठती कहीं आवाज़ कोई। ये खंडवा की जनता की नज़र कर रहा हूँ। नहीं उठती कहीं आवाज़ कोई, है सब जिंदा मगर हलचल नहीं है। वो तेरे द्वारे सेवा करने आए हैं, हम भी प्यारे सेवा करने आए हैं। जनता को खूब प्रलोभन, ये दिया जाएगा, ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, अनाज फ्री, बिजली फ्री। तेरे द्वारा सेवा करने आए हैं, हम भी प्यारे सेवा करने आए हैं। जनता की ख्वाहिश है मेवा खाने की, नेता सारे सेवा करने आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर में की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। अशोकनगर एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश, थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चिंतननार थाना क्षेत्र में सिमेर गांव के 3 नक्सली गिरफ्तार, बड़ी संख्या में विस्फोटक पदार्थ बरामद। ग्वालियर में साइबर ठगों ने पुलिसकर्मी को बनाया शिकार, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर की 2 लाख की ठगी, पुलिस कर रही जांच। इंदौर में तिरंगा लेकर परफॉर्म कर रहे रिटायर्ड फौजी को आया हार्ट अटैक, एक्टिंग समझकर लोग बजाते रहे ताली, अस्पताल में तोड़ा दम। प्रायोजक हैं मुल्तानी पचमीना, अपने हक का खाओ सब कुछ बचाओ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम झांसी में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं झांसी का किला आपको दिखाई दे रहा है और प्लस मेरे साथ यहाँ बहुत बड़ी संख्या में झांसी की आवाम भी मौजूद है। जोरदार तालियां आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए इस मंच पे, क्योंकि हम झांसी में हैं, झांसी में आए और रानी लक्ष्मीबाई जी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपके लिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आइए, रानी लक्ष्मीबाई बनी हुई हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये तैयारी कर दी इस चीज के लिए। मुझे तो पता है आपका नाम क्या है, लेकिन सीमा अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सीमा रायकवार है। हाँ। और मैं झांसी से हूँ। आप झांसी की हैं, आप महिलाओं की बात कर रही हैं सीमा जी। 2-3 सवाल है मेरे आपसे। यस, यस। ये बताइए, झांसी की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है, क्योंकि जो महिला होती है वो परिवार को मेंटेन करती है। देखो, जेंट्स क्या होता है, वो बाहर चला जाता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो घर में होती हैं, और महिलाओं की विशेषता होती है उनको पूरा मेंटेनेंस देखना होता है, घर का भी और बाहर का भी। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो पूरी तरीके से वो घर भी व्यवस्थित कर पाएंगी और बाहर भी व्यवस्थित कर पाएंगी। कानपुर में है और कानपुर में आए, और कानपुर की जो एक खास मिजाज है और वो है खुश मिजाज रहने का। अनु भाई, आप कैसे काम करते हैं, आपको आइडिया कहाँ से आते हैं, पहले तो ये बताइए। और फिर वो आइडिया सिर्फ ऑडियो में आते हैं या आपने अब ऑडियो वीडियो दोनों शुरू कर दिया है? दरअसल हम आज तक का खुदे नहीं समझ पाए कि हम कर का रहे हैं। हम खरीद कुछ नहीं है, हुई जाता है, और अपने आप हुई जाता है। और कुछ ऐसा हो जाता है कि 97% लोगन का अच्छा लगता है, 3% लोगन का नहीं अच्छा लगता है। तो हमारी अम्मा कहती हैं कि 3% लोगन का अपने बाप भी नहीं अच्छे लगते, तो तुम का अच्छे लगी हो। इलेक्शन कार्निवाल अब पहुंच चुका है इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। क्या खासियत है यहाँ की? बिल्कुल, ये देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र की भी राजधानी है। आप में से कितने लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, एमपी एमएलए बनना चाहेंगे, चुनाव लड़ना चाहेंगे? आप बताइए। अभी का जैसे सीनियर है देख के मेरे को नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। आशीष जी, इस पर मैं बात करूं। पॉलिटिक्स में सिर्फ ब्लेम गेम दिख रहा है मुझे, और मुझे वोट करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। ये जो सामने ब्लेम गेम दिख रहा है, आपको पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लग रही, तो आप खुद पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा। आप जाओगे तब तो परिवर्तन होगा। कि मेरे को एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा करना है, इसके लिए मैं जाना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम युवा वोटर को सही तरीके से टारगेट नहीं कर पाते। जैसे कॉलेजेस में मेरा मानना है कि कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर भी अपने स्टॉल्स लगाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड गो एंड उनको एटलीस्ट बताए कि उनके वोटर राइट्स का मायने क्या है। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल पहुंच चुका है गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और इस कार्निवल के ड्राइवर, इस ट्रक के ड्राइवर सोनू, ये बताओ कि अब तक कितने किलोमीटर का सफर तय कर चुका है ये कार्निवल? 4300 कुछ किलोमीटर चल चुका है। पिछले 4 साल में लगभग 60,000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, यानी कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। सबसे पहले तो लोकशाही में एक जमाने में जब राजाशाही थी तब सिर काट के सत्ता हासिल की जाती थी, अब सिरों को साथ में लेके सत्ता हासिल की जाती है। ये पहली बात। आने जाने की बात है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। तुम दाम तो फेंको यारो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। राहुल जी, जब हम एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल गुरुग्राम पहुंचा है, हरियाणा पहुंचा है, तो बिना रागनी की तो शुरुआत हो नहीं सकती। तो मैं और हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे एक शानदार सी जो समा बांधे ऐसी रागनी। नमस्कार, राम राम सबसे पहले। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा के अंदर आए हैं तो रागनी तो बनती है। वैसे मैं भी एक रागनी को रिक्रिएट कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद जरूर आप लोगों के बीच में लाऊंगा। उसकी 2 लाइनें सुनाता हूं। बिल्कुल। छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे काले काले बालों की लंबाई मार डालेगी रे, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी। आपको लगता है कि गुरुग्राम के अंदर, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, हम देख भी रहे हैं आसपास पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये जो चमक धमक है, ये इसके अलावा गुरुग्राम की कुछ और पहचान भी है, कुछ बड़े मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं? बहुत चमक दमक है गुड़गांव में। वैसे कहते हैं कि दुबई जैसा दिखता है गुड़गांव।
काफ़ी जगह सुना है कि पेरिस से कंपेयर कर रहे हैं। आपने सही कहा कि साइबर सिटी, लेकिन मैं इसको क्राइम सिटी का नाम देता हूँ। और जिसको दुबई कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इसमें सरकार का योगदान है। ये जो दुबई जैसा आपको पूरा गुड़गांव दिख रहा है, जो ये चमक दमक है, ये बिल्डरों द्वारा बनाई गई है। अगर आपको असली दुबई देखना है, असली गुड़गांव देखना है, तो कभी मेरे साथ एक चक्कर लगाएं गुड़गांव के पुराने गांवों के अंदर। इलेक्शन कार्निवल का कारवां पहाड़ों की रानी शिमला में आकर पहुंची है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश की जनता इस तरह की घटनाक्रम को, जो अभी हाल ही में हुआ है, धनबल का प्रयोग करा जो हमारे विपक्ष के साथियों ने, इस तरह की परंपरा को वो जनता बढ़ावा नहीं देना चाहती है। पार्टी के कैंडिडेट इस पर बहस कर रहे हैं कि किसने इसको डीनोटिफाई किया और किसने कौन धरने पर बैठा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज का है। आज इस हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, इस पे जो सरकार है ये क्या कर रही है। दिल्ली वो शहर जिसने बादशाह देखे, शहंशाह देखे, शायर देखे, बदलती हुई सियासत देखी, आज़ादी की लड़ाई देखी है और साथ साथ आज़ाद हिंदुस्तान में तिरंगे को लाल किले पर फहराते हुए भी देखा है। इस शहर ने बहुत सारी बादशाहत, बहुत सारी सियासत को बदलते हुए देखा है। इस शहर के बारे में एक दौर में कवि गोरख पांडे ने कहा था, गालिबो मीर की दिल्ली हमने देखी, हमारा शहर, अपना शहर लोहे का है, फूलों से कटता जाए है। क्या खूबसूरत शब्दों में आपने दिल्ली को पिरोया है नगमा। मुझे लगता है कि दिल्ली का जो निचोड़ है नगमा ने अपने शब्दों में कह दिया है। और दिल्ली के बारे में कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। दिल्ली को मैं केवल एक शहर नहीं मानता, दिल्ली को मैं मानता हूँ भारत का आईना, हिंदुस्तान का दिल और इंडिया का गेट। जी हाँ, मिनी भारत की तस्वीर आपको दिल्ली में मिल जाएगी। देश के अंदर एक नया शासन और सत्ता देने की बात कर रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या हिंदुस्तान के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं? बताइए, आप जनता बताइए। जनता। और जहां तक हमारे इलेक्शन कार्निवल की बात है, तो आपको बताएं कि 11,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इसने तय किया है। 50 से ज्यादा शहरों में हम घूमे हैं।